सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज जिनकी कुंडली लेकर के आया हूँ, इनका नाम महादेव है और ये कुंडली आई है न्यू दिल्ली से। 3 अप्रैल 1976 सुबह 3:23। कार्यक्रम पे लेके आऊँगा, पर उससे पहले आपको बताऊँगा मनुस्मृति की बात। भगवान मनु ने अपने आदि ग्रंथ मनुस्मृति में संस्कारों की चर्चा में एक तो ऐसे सामान्यतः मैंने कल भी बात कही थी कि ब्राह्मणों का यज्ञोपवीत कब हो, क्षत्रियों का कब हो, वैश्य का कब हो, पर उन्होंने उसमें उसे और भी शुद्धता से उसको परिष्कृत करके बात कही कि अगर जो ब्राह्मण ब्रह्म तेज से युक्त होना चाहता है, उसको अपने जो कोई पिता अपने पुत्र को ब्रह्म तेज से युक्त रखना चाहता है, उस ब्राह्मण का यज्ञोपवीत संस्कार 5वें वर्ष में हो जाना चाहिए। आदि गुरु शंकराचार्य भगवान की जो यज्ञोपवीत की स्थिति थी वो 5वें वर्ष में हो गई थी। उसी तरीके से अगर कोई क्षत्रिय वंश से आता है, क्षत्रिय वर्ण से आता है, और उसको अगर बल की वृद्धि चाहिए, अगर वो सच्चे अर्थ में अपने क्षत्रिय गुणों से युक्त रहना चाहता है जीवन भर आजीवन, तो उसे 6वें वर्ष में ही यज्ञोपवीत संस्कार करा लेना चाहिए, या उस बालक का 6वें वर्ष में ही यज्ञोपवीत हो जाना चाहिए। और अगर कोई वैश्य वर्ण से आता है और अगर वो धनवान होना चाहता है, जीवन भर आजीवन जीवन पर्यंत धनवान बने रहना चाहता है, तो उसको अपने पुत्र का यज्ञोपवीत संस्कार 8वें वर्ष में कर देना चाहिए। जन्म से 8वें वर्ष, जन्म से 6वें वर्ष, जन्म से 5वें वर्ष। क्लियर है? अब आइए आपको विषय पे लेके आता हूँ। इनकी कुंडली में इनका जन्म हुआ शुक्ल पक्ष के तृतीय तिथि में। शुक्ल पक्ष के तृतीय तिथि के चंद्रमा होते हैं पापक। इस कारण से व्यक्ति के जीवन में बहुत सारी चीज़ों को लेकर के थोड़ा बहुत भ्रम होता है, जैसे धन हो जाए, संबंध हो जाए, आत्मीयता हो जाए, बौद्धिकता हो जाए, रक्षात्मक प्रवृत्ति हो जाए, उसके बाद कंटिन्यूअस काम करने का हो जाए। ये सब चीज़ें फ्लक्चुएशन में होती है। और वैसे ये कुंडली मकर लग्न की है। इनका चंद्रमा जो जैसे स्थिति में बैठे हैं, शुक्रवार को इस व्यक्ति का जन्म हुआ है, जो व्यक्ति सुरा और सुंदरियों का बड़ा ही प्रेमी होता है। और वैसे ये भरणी नक्षत्र में हैं जन्मे। भरणी नक्षत्र के लोग होते धनी हैं पर खर्चीले होते, और स्वादिष्ट भोजन करने का अपनी पत्नी से ज़्यादा दूसरों की पत्नी सुंदर लगती है, और कई बार उनकी तरफ व्यक्ति आकृष्ट होता है। इनका जन्म गुरु और चंद्रमा के चतुर्थ स्थान को लेकर के हुआ है। इस वजह से व्यक्ति की मेंटल अनस्टेब्लिशमेंट में राहु केतु का एक योगदान हो सकता है। जैसे चंद्रमा सबसे बड़ा एक पापक, हालांकि कारोबार के मामले में बहुत अच्छा होगा, करियर वाला क्षेत्र। यहाँ शनि शत्रु के घर में है, जो व्यक्ति के घर में कलह का वातावरण बनाएंगे। और यहाँ गुरु चंद्रमा और राहु केतु के संपर्क में आ रहे हैं। इस कारण से व्यक्ति की जो गंभीरता और बौद्धिकता है वो प्रभावित और कमजोर मालूम पड़ती है। द्वितीय भाव में शुक्र बैठे हैं, इस वजह से इच्छाएं सारी पूरी हो जाती हैं। और सूर्य के साथ बुध बैठे हैं, इस वजह से व्यक्ति अपने गलत निर्णयों के कारण कई बार गलत आदेश कर बैठता है जीवन में, जिसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ता है। चंद्रमा भरणी के हैं, इस वजह से व्यक्ति स्वाद लोलुप है, धन लोलुप है, जनन इंद्रियों का बहुत ही मजबूत है। इसके साथ साथ वो इंद्रियों के सुख के पीछे भागने वाला व्यक्ति है, और कई बार वो तात्कालिक सोच को प्रमाणित करता रहता है। जैसे आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि उसे जो वर्तमान में अच्छा लगेगा, कई बार वो वही करता हुआ देखा जाता है। भविष्य को लेकर के वो थोड़ा कंफ्यूज होता है, और हालांकि उसकी सोच बड़ी ही विकसित होती है भविष्य को लेकर के, पर वो इतनी ज़्यादा बेहतर होती है कि कई बार उसमें ही वो भ्रम में चला जाता है। मुझे ये भी करना है, मुझे बहुत ऊंचा उठना है, मुझे बहुत धनवान बनना है, मुझे बहुत सारी चीज़ें ग्रैब करनी है, और ये इतना सारा उसमें उतनी सारी शाखाएं बन जाती हैं कि वो व्यक्ति के वर्तमान को प्रभावित कर देती है। और कई बार वो उसको बहुत सारा ऊर्जावान बनाने के कारण, बहुत सारे ऊर्जाओं का मालिक होने के कारण, क्योंकि वो उसके पास एक सी चीज़ नहीं है, उसके पास बहुत सारी चीज़ें हैं। वो बुद्धिमान है, मतलबी है, ईर्ष्यालु है, घनिष्ठ मित्र है, और इसके साथ साथ वो नैसर्गिक रूप से सुखों का भोक्ता है। उसके पास सुख की कभी कमी नहीं होगी। यहाँ पे मंगल 6ठे भाव में बैठे हैं, साहसी, और मंगल की दृष्टि राहु से प्रभावित है। मंगल शुक्र से त्रिकोण में बैठे हैं। सूर्य और बुध से मंगल 4 घर आगे बैठे हैं, और सूर्य और बुध का ये प्रभाव व्यक्ति को गलत मित्रता में ले जाने वाला, गलत मित्रों की संगति में जाकर के गलत आदतों का
धारण करने वाला बना देते हैं। और व्यक्ति बैंकिंग, फिनेंशियली और कॉमर्स का क्षेत्र बहुत अच्छा उसका होता है, उसकी जानकारी और उसका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होता है, वो समाज को देना चाहता है, ये बात भी इसमें लागू होती है। इस कुंडली में धर्म भाव के अधिपति सूर्य के साथ बैठ करके धर्म को देख रहे हैं, इस वजह से प्रामाणिकता के साथ ये बात लागू होगी कि व्यक्ति सदैव अपने से बड़ों का आदर करेगा, उनका सम्मान करेगा, पर क्रोधवशात वो कुछ भी कर सकता है। मतलब क्रोध में आए तो वो किसी को कुछ भी नुकसान पहुंचा दे। राहु का प्रभाव शुक्र पे व्ययशीलता बनी रहेगी, राहु का प्रभाव गुरु पे, इस वजह से व्यक्ति में गंभीरता और लोच नहीं होता, वो सामने वाले के एग्जिस्टेंस को बहुत जल्दी एक्सेप्ट नहीं करता है, सामने वाले के जीने के तरीके को वो कई बार प्रश्न चिन्ह लगा देता है, या कई बार वो सामने वाले को बहुत आसानी से अपने आप में समाहित नहीं कर पाता है। राहु की दृष्टि मंगल पे है, इस वजह से साहस, बल, पराक्रम और शत्रुता प्रायः जीवन में बनी रहती है। दाम्पत्य भाव इस कुंडली का कमजोर और परेशान है, इस कारण से विवाह मिला करके या फिर ऐसी स्थिति में कई बार व्यक्ति के विवाह में परेशानी आती है, और कई बार तो ऐसा भी लगेगा कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। वैसे भी ये कुंडली मकर लग्न की है, जिसमें गुरु राहु केतु के संपर्क में 12वें भाव के अधिपति होकर के बैठ रहे हैं। शनि से दृष्ट है, राहु से दृष्ट है, इस भाव के अधिपति छठे में। नौकरी और रोजगार के मामले में ये कुंडली उतनी परेशान भले ना हो, पर ये मानसिक शांति के मामले में ये कुंडली परेशान है, क्योंकि 12वें भाव के अधिपति ही मेंटल पीस वाले चतुर्थ भाव में बैठे हैं। शनि और राहु का प्रभाव जन्म कुंडली में चंद्रमा और गुरु दोनों पे है, इस वजह से कुंडली के 2 सबसे अच्छे ग्रह इस कुंडली में परेशान और पीड़ित महसूस हो रहे हैं। मकर लग्न की कुंडली के सप्तमेश सबसे पहले घर की शांति को मार रहे और पत्नी उसके कारण में आ रही है। नवमांसा कुंडली कर्क लग्न की बनी, यहाँ शनि वर्गोत्तम है, जिस कारण से इस कुंडली के लिए वो बलवान हो जाएंगे और व्यक्ति के जीवन में प्रैक्टिकलिज्म लाने वाले ग्रह बनेंगे। यहाँ पे बुध मित्र की राशि में और इस भाव के अधिपति शनि जाकर के जन्म कुंडली में परिवर्तन तो नहीं कर रहे, पर सप्तमेश लग्न में आ रहे हैं। शनि और बुध जैसे 2 ग्रह बैठे, जहाँ पे शनि अष्टम के साथ साथ सप्तम के अधिपति होकर के इस कुंडली के लिए मार्केश होते हैं, लग्न में बैठ करके पत्नी के साथ मतभेदों को बनाने वाले बन रहे हैं। और अभी ये दशा रहेगी 2028 तक, तो कम से कम परेशानी है। 2025 तक अभी थोड़ी बहुत ठीक है। वैसे एक बात बता दूं तो अभी ये कुंडली थोड़ी बहुत चिंता से ग्रसित है, हालांकि इसमें 2022 के नवंबर के बाद कुछ अच्छे बदलाव भी देखने को मिले हैं, पर चूंकि वो ग्रह शत्रु ग्रह ही हो रहा है, नवांश कुंडली के लिए वो शनि 12 में जा रहे हैं यहाँ पे भी, इस वजह से बाहरी कंपनी, विदेशी कंपनी, बाहर की कंपनी से जोड़ करके काम व्यक्ति करे या कई बार विदेश में रह करके अपना कारोबार संभाले तो अच्छा होगा। इस कुंडली में अभी 2027 के बाद 28 तक में जो चीज़ें मिलेंगी वो बहुत अच्छी होंगी। 2028 से 31 तक की जो दशा होगी वो भी बहुत अच्छी रहेगी धन वगैरह के मामले में। 2031 से लेकर के 32 तक की जो दशा होगी वो मानसिक अशांति का दौर देगी। 2032 से लेकर के 33 तक की जो दशा रहेगी वो पत्नी के साथ संबंधों का निर्णय देने वाली होगी कि कैसा रहेगा, और उस समय तक व्यक्ति अपने दाम्पत्य को लेकर के बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि मुझे क्या करना है, रखना है या छोड़ना है या तोड़ना है या बन के रहना है। और उसके बाद 2033 से लेकर के 34 तक की जो दशा होगी वो व्यक्ति को अनुभव देगी, और कठोर दशा 2034 से लेकर के 36 तक वाली रहेगी। अभी इस कुंडली में 2034 से लेकर के 36 तक में एक लाजवर्त धारण करना होगा, और अभी सफ़ेद पुखराज धारण करना चाहिए। इस कुंडली के लिए नक्षत्र के हिसाब से भरणी और रेवती, श्रवण और साथ ही साथ पुष्य के साथ अनुराधा और उत्तराषाढ़ा, पुनर्वसु, ये नक्षत्र किसी भी काम को करने के लिए अच्छे रहेंगे। इस कुंडली के लिए 2 अंक और 1 अंक में से 1 अंक भी अच्छा है। वैसे इस कुंडली के लिए वृषभ और कन्या राशियां अच्छी होंगी। धन कमाने के लिए पश्चिम दिशा बहुत अच्छी है, और धन कमाने के लिए वैसे पश्चिम और उत्तर की दिशा भी बहुत अच्छी है। इसके साथ साथ पूरब की दिशा भी बहुत अच्छी है। इतनी सारी चीज़ें, ये कुंडली कमज़ोर अभी बन रही है, अगर वस्तुतः है नहीं, क्योंकि लग्नेश जन्म कुंडली में लग्न को देख रहे हैं। लग्न की डिग्री 21 डिग्री की है, अनुभवी लग्न है। लग्न श्रवण नक्षत्र का बना है, जिसके अधिपति चंद्रमा इस कुंडली में उच्चाभिलाषी होकर के अपने उच्च के मतलब अपने एक अच्छे शुभ ग्रह के नक्षत्र में, कारक ग्रह के नक्षत्र में बैठे हैं। इस कुंडली का कारक ग्रह शुक्र जो पंचम और दशम का अधिपति होकर के द्वितीय में बैठा है। इस कारण से व्यक्ति के जीवन में कई तरीके से धन को लेकर के, करियर को लेकर के एक निश्चिंतता बनी रहती है, पर उसमें बहुत सारे महत्वाकांक्षा के जुड़ जाने के कारण व्यक्ति के जीवन में परेशानी बनी रहती है। इस कुंडली में भाग्य भाव के अधिपति सूर्य
के द्वारा सूर्य के संग सूर्य के साथ युति में है। इस वजह से तार्किकता बौद्धिकता इस कुंडली की कभी भी समाप्त नहीं होने वाली है। इसके अतिरिक्त लाभ भाव के अधिपति का जन्म कुंडली में छठे में आना व्यक्ति के जीवन में कई बार ऐसी परिस्थिति ला करके खड़ी कर देती है जिसमें व्यक्ति को ये समझ बिल्कुल भी नहीं आता है कि एक्चुअली मुझे करना क्या है। इसके साथ साथ शुक्र जो है वो राहु के संपर्क में आ रहे हैं, जिसके कारण व्यक्ति के जीवन में जिम्मेदारी कभी भी खत्म होने का नाम नहीं लेती है और विपरीत परिस्थितियां भी खत्म होने का नाम नहीं लेती। इस कुंडली के आधार पे अगर मैं बात करूंगा तो दशमांशा कुंडली में लग्न के अधिपति का लग्न को देखना, नवमांशा कुंडली में लग्न के अधिपति का पंचम में आना, ये प्रेम तो रखता है पर कई बार व्यक्ति एक टेबल पे आकर के उनमें वैमनस्य का भाव आता है। ये बात विशेषतः पार्टनर यानी कि लाइफ पार्टनर को लेकर के ज्यादा होगी। कहाँ पे? तो मैंने क्या बात कही कि कई बार ऐसा होगा जहां आंतरिक रूप से दोनों एक दूसरे का सम्मान जरूर करते हैं और दोनों ही अलग नहीं होना चाहते, या कई बार उसको मेंटेन करना चाहते हैं या फिर आपस में मतभेद नहीं करना चाहते, पर व्यक्ति के स्वभाव के कारण, चूंकि ये मकर लग्न की कुंडली है, तो कई बार वो इतना एग्रेसिव हो जाता है कि सामने वाले को जगह नहीं मिल पाता है और वो उससे निकलने का रास्ता तय करना चाहता है। इस कारण से हमें सबसे पहले अपने बिहेवियर को बदलना होगा, अपने अंदर गुरुत्व को बदलना होगा, गुरुत्व का आकर्षण बढ़ाना होगा। एकादशी का व्रत, गीता जी का पाठ, रामचरितमानस, देवी भागवत, भागवत महापुराण ग्रंथों का अध्ययन करना होगा। सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए, एकादशी मैंने कहा वो करना चाहिए। आप चाहे जहां कहीं भी हो सूर्य को अर्घ्य अवश्य दिया करिए। रविवार को नमक, और इस कुंडली के लिए गुरु की दशा है, मांसाहार बिल्कुल भी वर्जित है। मांसाहार के साथ साथ इस कुंडली में किसी भी प्रकार से धूम्रपान और खराब चीज़ों का सेवन जो व्यक्ति को नशे में डालती हो वो नहीं करना होगा। ये कुंडली बुद्धि के रूप में बहुत अच्छी है, कम्युनिकेशन के रूप में बहुत अच्छी है, सांसारिकता बहुत अच्छी है, भौगोलिक दृष्टिकोण से ये कुंडली बहुत अच्छी बनी है। व्यक्ति को कभी भी किसी देश की सरकार से कोई नुकसान कभी भी नहीं होने वाला है। एक बात और बताता हूँ, जब इस कुंडली में शनि की दशा आएगी 2036 के बाद, उस समय ये व्यक्ति अकेलेपन से युक्त होगा और अकेलेपन से ग्रसित होगा। उस समय व्यक्ति को अपने गलत और अपनी सही होने का एहसास होगा और तब जाकर के वो अपने प्रैक्टिकल जीवन को जीने वाला बनेगा। शनि की दशा में व्यक्ति सिर्फ अपने खर्चे को उठाने की कोशिश में जाएगा, जो समय तक इनकी सारी जिम्मेदारियां खत्म हो जाएंगी और उस समय ये किसी की जिम्मेदारी लेना पसंद भी नहीं करेंगे। इसका अर्थ है कि इस कुंडली में धन पक्ष ठीक है, इस कुंडली को मेहनत करने की बारी है, क्योंकि सूर्य तीसरे भाव में बैठे, यहाँ में भी छठवें भाव के जो 8वें भाव के अधिपति हैं शनि वो लग्न में बैठ रहे हैं, यहाँ पे भी अष्टम भाव के जो अधिपति हैं वो जन्म कुंडली में लग्न को देख रहे हैं। इस वजह से जीवन में विपरीत परिस्थितियों का निर्माण होना खत्म नहीं होता है। वैसे ये कुंडली धनवान सदैव ही बनी रहेगी, इसकी गारंटी। अब मैं आपको इनकी कुंडली में दशाओं पे थोड़ी चर्चा कर देता हूँ। जैसे जो अभी दशा इनकी कुंडली में चल रही है वो गुरु की दशा और उसके बाद शनि की दशा, ये दोनों ही दशाएं इनके जीवन को सकारात्मक मोड़ देने वाली होंगी और सिद्ध होंगी। वाहन वगैरह के सुख में ये कुंडली बहुत अच्छी है, ऐसा तो नहीं कर सकता, पर हाँ निस्संदेह उसमें उतार चढ़ाव के साथ उसका सुख मिलेगा। कई बार व्यक्ति को उसका सुख तो मिलता है पर उसके लिए पैसे खर्च ज़्यादा भी करने पड़ते हैं। एक बात तो है, इस कुंडली में भाग्य का सुख और धर्म का सुख सदैव रहेगा, सरकार का सुख सदैव रहेगा, कंपनी का सुख बहुत अच्छा है। माता और पिता में से कमजोरी बन रही है और कई बार तो दाम्पत्य में भी कमजोरी बहुत ज़्यादा दिख रही है। इसके अतिरिक्त इस कुंडली में माता और पिता का प्रेम है और इस कारण से भी व्यक्ति को जीने का आसरा मिल जाता है। संतति का सुख इस कुंडली में निसंदेह होगा, संतति आपको सुख देगी और संततिवान बनेंगे, ये भी इस कुंडली में है। मतलब संतति को लेकर के ये कुंडली कभी भी चिंतित आपको नहीं करेगी। कई बार जब जन्म कुंडली में पंचम भाव के अधिपति राहु के प्रभाव में आते हैं या शनि मंगल के प्रभाव में आते हैं, जैसे कि पंचमेश शुक्र जो है वो राहु के प्रभाव में है, इस कारण से पत्नी के कारण बच्चे से मतभेद होता है। मतलब कई बार अगर पिता और पुत्र के बीच के संबंध कमजोर हो रहे हैं तो उसमें उनकी माता ही स्वयं हो जाती है। द्वितीय भाव का शुक्र व्यक्ति को सुंदर बनाता है, वाणी अच्छी होती है, पर राहु से दृष्ट और लग्न पे शनि की दृष्टि व्यक्ति को दुखी बना देती है, डिप्रेस बना देती है, कामकाज रुकता है, नुकसान दिखता है और रास्ता नहीं दिखता। किसी मंदिर का दर्शन हो सके तो अपने नाम पे यहाँ वाराणसी में पूजा अवश्य करवानी, किसी ब्राह्मण से आकर के कभी अगर बन पड़े तो ये आवश्यक ही कराना चाहिए। इसके अतिरिक्त जन्म कुंडली में धर्म का सुख सदैव रहेगा और ये कुंडली अभी और आगे 2027 के बाद एक्टिव होगी अच्छे तरीके से, समझ में आ रही होगी चीजें। इस कुंडली में बुध की दशा अंतर प्रत्यंतर में, मंगल की दशा अंतर प्रत्यंतर में, शुक्र की दशा अंतर प्रत्यंतर में और कई बार तो गुरु की दशा भी अंतर प्रत्यंतर में।
थोड़े बहुत लाभ के साथ हानि वाली है। अगर इस कुंडली को सटीक करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपना भोजन और अपनी व्यवस्था बिल्कुल ही ठीक रखें। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।